Yeah, good afternoon, everyone. Today we will talk about the next video of our environment chapter, in which we will talk about that sun provides energy for maintaining all life on earth. बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स एनिमल वो सन पर ही डिपेंड करते हैं अपनी कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी के लिए, और अर्थ पे डिपेंड करते हैं मटेरियल्स के लिए जो एंटर करते हैं उनकी बॉडी में। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे एनर्जी रिसीव हो रहा है सन से, और वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर, ट्रॉफिक लेवल भी कह सकते हैं आप फूड चेन को, स्टेप्स को, राइट, जो अभी आप पूछ रहे थे। ट्रॉफिक लेवल्स पर इकोसिस्टम में केमिकल एनर्जी ऑफ फूड के फॉर्म में कैसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में फूड चेन में। फूड चेन आपको पता है एक कम्युनिटी है जो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी को, जो फूड में ही कंटेन होती है। यही फूड और एनर्जी जो है ये एंटर करती है लिविंग कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम के थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, CO2, वाटर और सनलाइट एनर्जी जो है फूड फॉर्म करता है, ये सब मिलकर, ठीक है। और फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, और वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है सन की केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। फूड और एनर्जी जो है फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से हर्बीवोरस में, और हर्बीवोरस से फिर फर्दर कार्निवोरस में। यही फूड चेन में डिफरेंट स्टेप्स पर होता है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर। अब हम इस फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, आप इस फ्लो चार्ट में भी देख रहे हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारी एनर्जी सन से ले रहे हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उनमें एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो सोलर एनर्जी को ट्रैप अप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट। आपको पता है प्लांट्स अपना जो फूड है वो एक ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं उसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किस में, केमिकल एनर्जी में, जो फर्दर स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्लांट्स में। तो सबसे जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी एनवायरनमेंट से एंटर कर रही है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में, उसी को हम प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड कहते हैं बाय ग्रीन प्लांट्स। और ऐसा होता किसके द्वारा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। एवरेज पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1% जो सन की एनर्जी है जो लीव्स पर फॉल करती है, it is used by plants in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food। अब ये जो प्लांट है ये इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं जो उनमें स्टोर होती है इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि रेस्पिरेशन या ग्रोथ के लिए। कई केसेस में ये जो एनर्जी होती है ये यूटिलाइज नहीं होती, ये रिलीज कर दी जाती है अनयूजेबल हीट की फॉर्म में कम्युनिटी यानी कि एनवायरनमेंट में। आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट जो है वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वही एनर्जी हर्बीवोरस ले रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खा रहे हैं, और टॉप कार्निवोरस वो कार्निवोरस को खा रहे हैं। और जो रिलीज हो रही है वो ये कम्युनिटी हीट है या जो डीकम्पोजर्स है जिन्हें हम डीके ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। बहुत सारा हीट लॉस इसी की फॉर्म में हो रहा है। सेकेंड स्टेप में बात करेंगे कि जो प्लांट्स हैं दे आर ईटन अप बाय हर्बीवोरस। जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है प्लांट फूड में वो ट्रांसफ़र हो जाती है फूड से हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि रेस्पिरेशन जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कई जो एनर्जी है वो अनयूटिलाइज रह जाती है और वो रिलीज कर दी जाती है हर्बीवोरस के द्वारा हीट एनर्जी की फॉर्म में, कहाँ पर, एनवायरनमेंट में। इसका तीसरा स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हर्बीवोरस है वो ईटन अप कर लेते हैं, आपको पता ही है हर्बीवोरस को कौन खा लेता है, कार्निवोरस खा लेते हैं। तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी उनकी फ्लैश में, हर्बीवोरस की फ्लैश में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है फूड के साथ, और किन्हें ट्रांसफ़र हो जाती है, कार्निवोरस को हो जाती है। कार्निवोरस इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं
बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन या अपने ग्रोथ के लिए। इनमें से जो कई एनर्जी है वो अनयूटिलाइज रह जाती है कार्निवोरस के द्वारा और रिलीज हो जाती है एज हीट एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट। तो जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का वो रिपीट होता रहता है लार्ज कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस के साथ और लगातार चलता रहता है। आपको ये बात नोट करनी चाहिए कि कई जो एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स यानी कि प्लांट्स, हर्बीवोरस और कार्निवोरस से मिलती है, वो भी यूटिलाइज हो जाती है फॉर द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्हें डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर आपको पता ही नहीं एनर्जी को यूज करते हैं और वो फर्दर अनयूटिलाइज एनर्जी को हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। ये बात हमें काफ़ी ऑब्वियसली पता चलती है इस डिस्कशन की वजह से कि जो एनर्जी जो अनयूटिलाइज रह जाती है प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर के द्वारा और डीकम्पोजर्स के द्वारा, वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में, और इसी को हम कम्युनिटी हीट कहते हैं, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया था। अब कुछ बातें हैं जो आपको ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में हो रहा है उसमें ध्यान रखनी है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है इकोसिस्टम में, ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, ये जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो लाइट एनर्जी है जो सन से आ रही है वो केमिकल एनर्जी ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट हो जाती है। यही फोटोसिंथेसिस का क्या काम है, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर होगा एनर्जी का एक ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं हर्बीवोरस से डियर में, राइट। और हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि डियर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कार्निवोरस में जैसे कि लायन में। तो यानी कि एक कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी चलता रहेगा फूड चेन में, प्लांट्स से डियर, डियर से लॉयन। यही जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड हो रहा है। हर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पर कई जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही यूटिलाइज कर दी जाती है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एंड फॉर ग्रोथ। एक कुछ पार्ट होता है एनर्जी का हर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस या कार्निवोरस, वो यूटिलाइज करते हैं फंक्शनिंग ऑफ डीकम्पोजर्स को। देखिए, अगर आपको पता है हर स्टेप पर एनर्जी का लॉस होता है और एनर्जी ट्रांसफर के दौरान भी बहुत सारी एनर्जी लूज हो जाती है, और वो सारी एनर्जी लूज होके कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट में जाती है, जिसकी वजह से वो अनयूटिलाइज्ड रह जाती है। हम ये भी कह सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज लेस देन द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। यानी कि जब हम मूव करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ प्रोड्यूसर से सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ हर्बीवोरस तक, तो जो और फिर फर्दर थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ कार्निवोरस से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है और एज हीट एनर्जी की फॉर्म में, और वो फर्दर एनवायरनमेंट में चली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लो ऑफ मटेरियल्स का, कि हमारा जो ये फ्लो ऑफ मटेरियल है इकोसिस्टम में ये साइक्लिक है और एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ऐसे मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन या CO2 या नाइट्रोजन, they are taken up by the plants from the soil, air and water bodies etc. और उनसे फूड बनता है। ये जो फूड है फिर फर्दर कहाँ पास हो जाता है, ऐसे एनिमल्स में पास हो जाता है जो कि हर्बीवोरस या कार्निवोरस फूड चेन में। और जब डेथ और डिके होता है ऐसे प्लांट्स का और एनिमल्स का, तो जो मटेरियल है जैसे कि वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन जो उनकी बॉडीज में प्रेजेंट है वो वापस सॉइल में मिल जाता है, एयर में और वाटर में मिल जाता है, और जहां से उसे इनिशियली लिया गया था। यही जो मटेरियल्स हैं इन्हें हम बार बार रीयूज कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। इस तरीके से कुछ सेम ही मटेरियल को हम बार बार यूज कर सकते हैं और जो मटेरियल्स हैं वो एनवायरनमेंट में लॉस नहीं हो जाते, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है जैसे कि वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन एक्सेट्रा का, ये लगा रहता है। तो हम ये भी बात कह सकते हैं बेटा कि इकोसिस्टम को हम साइक्लिक कह सकते हैं। पेज नंबर है 233। साइक्लिक मतलब सर्कल की फॉर्म में,
ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनर्जी। अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में, ये यूनिडायरेक्शनल है या वन डायरेक्शनल है। एनर्जी एंटर करती है प्लांट्स में सन के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड। यही एनर्जी फर्दर पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के द्वारा, एंड दिस एनर्जी इज गिवन आउट बाय द ऑर्गेनिज्म एज हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। इट डजंट रिटर्न टू बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। तो इससे जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है हमारे इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है हमारे इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है in the form of heat from the living organism of food chain which can't be reused by the plants in photosynthesis। अब आता है ये 10% लॉ। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की हमने बात की अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर, जो फूड चेन के स्टेप्स हैं उन्हें ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, राइट। हमारे इकोसिस्टम में तो एनर्जी का लॉस हो रहा है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। ये जो स्टडी हो रही है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की डिफरेंट फूड चेन्स में, ये लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम में होती है और एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलता आ रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। ये लॉ लैंडमैन ने 1942 ईयर में दिया था। ये सबसे यूजफुल जनरलाइजेशन है अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में अवेलेबल होती है अगले हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाने के लिए, राइट। अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे इस लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू, बस आप ये लर्न कर लेना, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी entering a particular trophic level of organism is available for transfer to the next higher trophic level। जितना भी ये एनर्जी ट्रांसफर फूड चेन में हो रहा है वो 10% लॉ को फॉलो करता है, which in simple terms means that the energy available at each successive trophic level is 10% of the previous level। तो हम ये कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, एनर्जी की में कमी आ रही है, राइट। एक डिक्लिनेशन आ रहा है, ग्रेजुअल रिडक्शन हो रहा है इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज वी गो फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये रेमंड, मिस्टर रेमंड हैं जो साइंटिस्ट जिन्होंने 10% लॉ दिया था, राइट। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। सपोज कीजिए प्लांट्स जो हैं 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है प्लांट्स ने सन के द्वारा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी जो सन के द्वारा एमिट हुई है वो फॉल कर रही है। सन ने दी 1000 जूल, ठीक है। अब प्लांट ने कितना एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ उसका 1% ही एब्जॉर्ब किया, राइट। 1% मतलब 10 जूल अवेलेबल है। वी नो दैट द प्लांट्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। तो एनर्जी जो अवेलेबल हो जाएगी प्लांट मैटर में एज फूड वो सिर्फ 1% होगी, और 1% 1000 का कितना हो जाएगा, 10 जूल्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 990 जूल्स है लाइट एनर्जी का या सोलर एनर्जी की फॉर्म में, वो एनवायरमेंट में ही चला जाएगा, राइट। वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक कर लेंगे एनवायरमेंट को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 10% लॉ अभी नहीं अप्लाई हो रहा है, 10% लॉ इसके बाद अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे, आपको ये कोई चेन है सिंपल सी कि डियर प्लांट को खा रहा है और लायन डियर को खा रहा है, राइट। तो इस चेन को जरा ध्यान से समझिए, प्लांट टू हर्बीवोरस और हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल, अब प्लांट्स या पहला ट्रॉफिक लेवल जो है उसके पास 10 जूल एनर्जी है, इनके पास 10 जूल है। अब 10 जूल का 10% हो जाएगा 1 जूल, राइट। तो डियर को कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 जूल मिलेगी। और लायन अगर डियर को खाएगा उसे 1 जूल का 10% यानी कि सिर्फ 0.1 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक सैंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लॉयन इन द फॉलोइंग फूड चेन
मतलब 20,000 जूल एनर्जी अवेलेबल थी सन से, तो प्लांट्स को मिली 1% ऑफ 20,000 यानी कि 200 जूल मिली, राइट। और डियर को मिली इसका 10%, तो 10% ऑफ 200 हो गया बेटा 20 जूल, राइट। आई होप सबको परसेंटेज निकालने आती है। 10% ऑफ 200 मतलब 10 अपॉन में 100 इंटू 200, राइट। ये ऐसे कट कर देना, 20 जूल आ जाएगा। अब 20 जूल का 10% यानी कि सिर्फ 2 जूल लाइन को मिली, ठीक है। तो एक सिंपल से सैंपल प्रॉब्लम है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक और फूड चेन का एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रास टू माइस, माइस टू स्नेक, स्नेक टू पीकॉक्स। तो 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है प्रोड्यूसर लेवल पर, तो ग्रास के केस में 100 जूल है, तो माइस को मिलेगी 100 जूल का 10% यानी कि 10 जूल, स्नेक्स को मिलेगी उसका 10% यानी कि 1 जूल, पीकॉक को मिलेगी उसका 10% यानी कि 0.1 जूल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में लिमिटेड ही होते हैं, ये आपको पता ही है। हर ट्रॉफिक लेवल किसी भी फूड चेन के अंदर क्या होता है, एक लार्ज पोर्शन जो एनर्जी का होता है वो यूटिलाइज हो जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच अकर एट दैट ट्रॉफिक लेवल, और वो हीट के लॉस के फॉर्म में एमिट हो जाता है। इस रिजल्ट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पर वो पास करते हैं लेस और लेस एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पर जो वो रिसीव करते हैं। जितना लॉन्गर होगा फूड चेन उतनी ही लेस एनर्जी अवेलेबल होगी टू द फाइनल मेंबर ऑफ द फूड चेन। अब फूड चेन जनरली कंसिस्ट करता है 3 या 4 स्टेप से, क्योंकि उसके बाद जो एनर्जी अवेलेबल होता है हर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में वो काफ़ी स्मॉल होता है और इनसफिशिएंट होता है कि वो लाइफ को सस्टेन कर सके। तो कई फूड चेन्स 5 स्टेप भी होते हैं, 5 ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट 5 स्टेप से ज़्यादा वाला फूड चेन जो होता है वो काफ़ी रेयर होता है, ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। The accumulation of harmful chemicals such as pesticides in the living organism like plants, animal and humans unknowingly through food chain, इसे हम बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड कहते हैं। आपको पता है हार्मफुल केमिकल्स का जमा हो जाना पेस्टिसाइड की फॉर्म में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड कहते हैं। अब ऐसा होता कैसे है, आपको पता है पेस्टिसाइड पॉइजनल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि उन्हें पेस्ट जो कि हार्मफुल छोटे छोटे एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाया जा सके और डिसीजेस से बचाया जा सके। ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है ये फर्दर सॉइल और वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे डीडीटी मैंने पहले ही बताया था, एक कॉमन पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है ये फार्मर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेस्टिसाइड फिर आगे जाके सॉइल और वाटर से मिक्सअप हो जाते हैं और ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द ग्रोइंग प्लांट्स along with water and other minerals। तो जब भी कोई हर्बीवोरस एनिमल ये फूड ऐसा फूड ईट करेगा तो ये पॉइजनस केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं वो उसके शरीर के अंदर जा सकते हैं, राइट, फूड चेन के ही थ्रू। और जब कोई कार्निवोरस उस हर्बीवोरस को ईट करेगा तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये उसकी बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे हम खुद ओमनीवोरस हैं, हम प्लांट भी खाते हैं और हर्बीवोरस को भी खाते हैं, तो जो पेस्टिसाइड प्रेजेंट है प्लांट फूड में और हर्बीवोरस वो ट्रांसफर हो जाते हैं हमारी बॉडी में भी फूड के द्वारा। तो जो पेस्टिसाइड है वो एंटर कर जाते हैं फूड चेन में प्रोड्यूसर लेवल पर, और यही जो ट्रांसफर ऑफ फूड का प्रोसेस चल रहा है थ्रू फूड चेन, ये हार्मफुल केमिकल जो हैं ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे। इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो मात्रा है, जो अमाउंट है हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस का जैसे कि पेस्टिसाइड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन पर बढ़ जाता है और उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मार्क कर लीजिएगा ये डेफिनेशन। अब जो पेस्टिसाइड्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल एनिमल्स हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पर, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल को किसी भी फूड चेन में। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी में भी। इससे हमारी हेल्थ ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। बहुत सारे टेस्ट हैं जो किए गए हैं, वो सबसे कॉमन टेस्ट ये पेस्टिसाइड जो डीडीटी है वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी पे थ्रू फूड चेन।
तो आपको ये चीज़ नोट करनी है कि जो पेस्टिसाइड हमारे फूड ग्रेन जैसे कि वीट या राइस या फ्रूट वेजिटेबल मीट में, उन्हें सिर्फ सब्जियां या मतलब धोने से सिर्फ वॉश कर लोगे तो वो रिमूव नहीं हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ देखिए एक सैंपल प्रॉब्लम है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी, पीकॉक, फ्रॉग, ग्रास स्नेक, ग्रास हॉपर। अब इसे लगा दीजिए भाई, अपनी फूड चेन इसकी बना लीजिए आप। फूड चेन में आपको पता ही है, ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खाता है, स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, और पीकॉक फर्दर स्नेक को खाता है। तो सबसे पहले हमें फूड चेन लिखनी है ऐसे क्वेश्चन में, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा, जो राइट साइड पे होगा, पीकॉक, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा हार्मफुल केमिकल्स का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे हाईएस्ट यही है। तो इस फूड चेन में पीकॉक जो है सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, तो इसी वजह से जो इसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हार्मफुल केमिकल्स वो पीकॉक में ही प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। आपको पता है हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट में, और हमारी एक्टिविटीज से लगातार हमारे सामने जो एनवायरनमेंट है हम जिसमें रहते हैं वो अफेक्ट होता है हमारी कुछ एक्टिविटीज से। जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन की बात करें, या डिस्पोजेबल और डोमेस्टिक वेस्टेज की बात करें। आपको पता है ऑक्सीजन O2 है, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं O2, राइट। ऑक्सीजन गैस आप सभी को पता है काफी एसेंशियल है लाइफ में, और आपको पता है रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन बड़ी जरूरी है। ओजोन होता है O3, 3 एटम ऑक्सीजन के मिलके O3 बनाते हैं। ओजोन भी एक गैस है पर ये पॉइजनस है नेचर में अगर इसको इनहेल कर लिया जाए। अब हम ये देखेंगे कि ये ओजोन बनती कैसे है। ओजोन काफी ऊपर एटमॉस्फेयर में बनती है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑक्सीजन गैस। अब ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेडिएशन होती हैं जो सन से आ रही हैं, ये स्प्लिट कर देती हैं ऑक्सीजन गैस को फ्री ऑक्सीजन एटम में। ये देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, यूवी रेडिएशन का उस पर फर्क पड़ा और O में स्प्लिट हो गया। अब यही सिंगल O जब O2 से मिलेगा तो ऑक्सीजन ओजोन बनाएगा, O3 बनाएगा। 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की हाइट पर एक लेयर है ओजोन गैस की जो अपर वाले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज it absorb most of the harmful UV radiation which are coming from the sun and which prevent them from reaching the earth। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इनके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर भी और बाकी लिविंग एनिमल्स पे भी होते हैं। जैसे देखिए यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर कॉज करती है, ये हमारी आईज को भी डैमेज कर सकती है जिससे हमें आई की डिसीजेस कैटरेक्ट हो सकती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करती हैं और बॉडी के रेजिस्टेंस को, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी लो कर सकती है ताकि हम बीमारियों से ना लड़ पाए। देखिए एक स्किन कैंसर का टाइप है जो यूवी रेडिएशन से हो रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर में एक होल दिख रहा है विच हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड इन ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका। जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है वो एक होल है ओजोन लेयर का, ठीक है ना, और वहां पर कोई वर्चुअली ओजोन नहीं है। यानी कि ओजोन लेयर जो है अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो प्रोटेक्ट करती है हमें इन डिसीजेस से और वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखा गया है कि द अमाउंट ऑफ ओजोन इज गेटिंग डिप्लीटेड, इट इज गेटिंग रिड्यूस ड्यू टू विच द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बिकमिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। तो ये जो डिप्लीशन होगा ओजोन लेयर का, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नाम के केमिकल की वजह से है। CFC रेफ्रिजरेटर में भी ठंडा करने के लिए जो गैस होती है, CFC रेफ्रिजरेट ही सर्कुलेट करता है पाइप के थ्रू एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये जो एरोसोल है ये एक मिक्सचर है एयर फ्रेशनर, CFC और लिक्विड एयर फ्रेशनर है। प्रेशर के अंडर ये काम करता है, जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो CFC एक्ट करता है एज अ प्रोपेलेंट और ये एयर फ्रेशनर को रूम में स्प्रे कर देता है। अब ऐसा इसलिए होता है, ये जो CFC ऐसे केमिकल होते हैं जो रेफ्रिजरेटर एज वेल एज AC में बहुत यूज होते हैं एज अ कूलेंट
फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एरोसोल स्प्रेयर्स में CFC रिलीज करता है एयर में और रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ विच इज प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से जो ओजोन लेयर है अपर एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी थिन होती जा रही है, अलाउइंग मोर एंड मोर अल्ट्रा वायलेट रेज टू पास थ्रू इट टू द अर्थ। अब इस वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में विच इज कॉज बाय CFC, मोर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है अर्थ पर पहुंच जाएंगी और अगर ऐसा ओजोन लेयर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए तो काफ़ी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हैं वो अर्थ पर पहुंच जाएंगी और हमें बहुत सारी डिसीजेज जैसे कि मैंने बताया स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ये हो सकती हैं, राइट। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये स्किन कैंसर और बाकी बीमारियां इंसानों में और जानवरों में दोनों में ही पैदा कर सकती है और प्लांट्स को भी डैमेज कर सकती है। जितनी भी लाइफ अर्थ पर है दैट वुड बी डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली। 1987 में एक ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था UNEP। इसमें एक एग्रीमेंट किया गया था इसकी मेंबर कंट्रीज के बीच में कि वो CFC की प्रोडक्शन को रोक देंगे, ठीक है ना, या कम कर देंगे। अब जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कैसे मैनेज करें? जो हाउस होल्ड वेस्टेज या जो रबिश है उसे हम गार्बेज कहते हैं। हर घर में काफ़ी सारा गार्बेज डेली प्रोड्यूस होता है। ये इस गार्बेज में बचा कुचा खाना, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, fallen leaves of potted plants, waste paper, unwanted plastic objects such as plastic bottles, polythene bags, toys, ये सब कुछ हो सकता है। ग्लास आर्टिकल्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप भी अपने घर में डेली कूड़ा निकालते होगे, गार्बेज निकालते होगे, ठीक है ना। तो कई जो गार्बेज होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इट कैन बी डीकम्पोज इजिली बाय बैक्टीरिया, पर कई जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अगर घर का जो गार्बेज है या जो वेस्ट है उसे ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए तो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, जिसमें सॉइल, वाटर और एयर को पॉल्यूट करता है। यही जो डिस्पोजेबल है वेस्टेज का, इसका मतलब है वेस्टेज से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। जो डिस्पोजेबल है वेस्टेज का, इट कैन बी डन इन अ साइंटिफिक वे। बहुत सारे मेथड हैं इसे वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने के, जैसे कि रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल, सीवेज ट्रीटमेंट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिसाइकलिंग के बारे में। जो सॉलिड वेस्टेज है जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, मेटल, इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो वेस्ट पेपर है इसे पेपर मिल्स में भेजा जा सकता है जहां पर इसे रीप्रोसेस करके नया पेपर बनाया जा सकता है। जो ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, बकेट्स, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स, इन्हें भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में भेजा जा सकता है जहां इन्हें हीट करके मेल्ट किया जाता है और इन्हें रीमोल्ड करके नए आर्टिकल बनाए जाते हैं। सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स आर सेंट टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड एज सॉलिड मेटल फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट। तो अब खाद यानी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है? जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्टेज रह जाती है जैसे बचा कुचा खाना या फ्रूट या वेजिटेबल पील्स, वो हमें पॉटेड प्लांट्स में डाल देने चाहिए, तो वो कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा। अगर हम उसको एक गड्ढा खोद के दबा देंगे तो उसे एज हम मैन्योर यूज कर सकते हैं। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब है रिड्यूसेस टू एशेस, किसी को भी राख बना देना, राइट। इंसिनरेशन, द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एश इज कॉल्ड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यूज होती है ताकि हम हाउस होल्ड वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज और बायोलॉजिकल वेस्टेज को डिस्ट्रॉय कर सकें। इंसिनरेशन वॉल्यूम ऑफ वेस्टेज को ग्रेटली अफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज वॉल्यूम होता है वेस्ट मटेरियल का उसे बर्न किया जाता है तो कम ही अमाउंट में जो ऐश है वो पीछे बच जाती है, उसे हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं लैंडफिल के द्वारा। इंसिनरेशन इज कैरिड आउट इन इंसिनरेटर, वो एक तरह का फर्नेस है। जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है लार्ज स्केल पर यूजिंग इंसिनरेटर, इट इज डन बाय द MCF। जो भी आपका, जैसे हमारे यहाँ MCF है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, आपके यहाँ जो भी सिटी का होगा, यही सॉलिड वेस्ट को हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं इंसिनरेटर में, और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है वेस्टेज में वो रिमूव कर दिया जाता है एज CO2 एंड वाटर वेपर। और जो ऐश
बच जाती है उसे रिमूव कर दिया जाता है समय के साथ। लैंडफिल, आपने लैंडफिल देखे होंगे अगर कभी दिल्ली की साइड जाओगे या दिल्ली करनाल बॉर्डर पे जाओगे या यहाँ अभी जाओगे कालका की साइड, तो ये लैंडफिल देखे होंगे। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट by putting it in low-lying areas of ground and covering it with earth is called landfill. Most of the solid wastage in urban areas which can't be disposed of by any other method, it is dumped in low-lying areas, जो थोड़े जैसे गड्ढे वगैरह में डाल देते हैं और ऊपर फिर मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। It is covered with earth to level the uneven ground. एक बड़ा सा लैंडफिल साइट, इट कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल और गार्बेज फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, ठीक है ना। आप यहाँ लैंडफिल साइट देख सकते हैं जिसमें सॉलिड वेस्टेज को डंप किया जा रहा है। ये एक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख सकते हैं। ये भी आप दिल्ली अगर जाओगे मथुरा रोड से पार करके तो राइट साइड पर ही है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द डर्टी ड्रेन वाटर कंटेनिंग यूरिन एंड फेसेस एक्सक्रेटा which is carried out from our homes by the underground पाइप्स, उसे हम सीवेज कहते हैं। आपको पता है जो भी वेस्टेज है, हम नहाने का पानी है, जो भी हमारा एक्सक्रेटा है, ये सीवेज के थ्रू ही, अगर सीवेज कभी बारिशों में जैसे ब्लॉक हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, राइट। वो सब एक्सक्रेटा जो है वो ऊपर आता है, तैरने लग जाता है कई बार। यही अनट्रीटेड सीवेज को डंप अगर हम रिवर में कर देंगे तो रिवर पॉल्यूट हो जाती है। तो सीवेज को हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है बाय ट्रीटिंग इट एट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ट्रीटमेंट है सीवेज का, ये क्लीन वाटर प्रोड्यूस करता है विच इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। और जो ऑर्गेनिक मैटर है जो सीवेज में प्रेजेंट है उसे हम डाइजेस्टेड कहते हैं इन द डाइजेस्टर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि सीवेज गैस प्रोड्यूस हो जो कि बायोगैस होती है, राइट। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं बायोगैस के बारे में। तो अब हम कुछ आपको एग्जांपल देंगे जिससे आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैसे डिफरेंस बना सकते हैं, उनके मतलब यूसेज कैसे किया जाए। देखो एक समय ऐसा था कि जो चाय थी वो प्लास्टिक ग्लासेस में सर्व होती थी, ठीक है ना, जो हमें वेंडर को रिटर्न करने होते थे, लेकिन ये कोई हाइजीनिक थिंग नहीं है। लेटर ऑन डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स वर इंट्रोड्यूस्ड, बाद में आए, राइट। मतलब पहले स्टील के ग्लासेस में भी होती थी, ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक के कप्स आए। लेकिन प्लास्टिक कप, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप है, वो चाय पीने के लिए कोई अच्छा साधन नहीं है। और फिर इतने सारे जो ये यूज हो गए प्लास्टिक कप, उनको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर कुछ समय के लिए कुल्हड़ वापस आए। ये डिस्पोजेबल कप होते हैं जो क्ले से बने होते हैं। वृंदावन में आप जाओगे तो दूध इसी में सर्व करते हैं कई बार, राइट। तो और फिर वो कुल्हड़ को कहते हैं तोड़ दो, मिट्टी का ही बना होता है। लेकिन फिर भी ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारी क्ले की जरूरत पड़ती है लाखों कुल्हड़ बनाने के लिए, जिससे फर्टाइल टॉप सॉइल जो है फील्ड की वो काफी वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो कुल्हड़ की प्रैक्टिस पे भी रोक कर लिया गया। अब यूज किया जा रहा है डिस्पोजेबल पेपर कप्स का। उसकी काफी एडवांटेज है प्लास्टिक कप्स के कंपैरेटिवली। पेपर कप्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो अगर आप पेपर कप को कहीं फेंक भी दोगे तो कुछ समय के बाद वो बैक्टीरिया के द्वारा डीकंपोज कर लिए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा कुछ ही समय में, ठीक है ना। जबकि हार्ड प्लास्टिक कप मैंने बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा डिस्पोज ऑफ नहीं कर लिए जाएंगे और पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। तो पेपर कप्स कैन इवन बी डिस्पोज बाय बर्निंग विदाउट कॉजिंग मच एयर पॉल्यूशन, जबकि अगर प्लास्टिक कप को बर्न करोगे तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, राइट। तो क्लास, दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू एंड चलाओ।